ऑफ योर बॉडी का ज्यादा हिस्सा ये मैक्रोमोलिक्यूल से गठित होता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, हाँ, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, देन न्यूक्लिक एसिड्स, ये सब होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स में। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है। तो शरीर का जो मौलिक जो शरीर बनता है, तो उसके अंदर मेनली ये प्रोटीन रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, लिपिड रहता है और न्यूक्लिक एसिड रहता है। और माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या है जो कम मात्रा में होता है, जैसे विटामिन्स और मिनरल्स। नाउ इसके अलावा ये माइक्रोमोलिक्यूल्स के अलावा ही एक मेजर पोर्शन शरीर का एक ज्यादातर हिस्सा पानी होता है, वाटर होता है, which is around 70% of the total body water is 60 to 70% is made up of the water. वाटर से बनता है। So when we do exhaustive exercise, तब हमारे शरीर से ज्यादा पानी एक्सक्रीट हो जाता है बाय टर्म्स ऑफ स्वेटिंग। तो तुरंत उसको रिहाइड्रेट करना पड़ता है शरीर को। तो हाइड्रेशन कम हो जाता है तो उसको रिहाइड्रेट करना पड़ता है। डिहाइड्रेट हो जाता है एक्चुअली, शरीर से पानी निकल जाना मतलब उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन देयर आर मेनी कॉजेस। आप अगर एक्सट्रीम एक्सरसाइज करोगे स्पोर्ट्स में तो क्या होगा, आपका शरीर से स्वेट के जरिए इनसेंसिबल वाटर लॉस भी होता है। हम जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं उससे जरिए भी हमारे शरीर से कई मात्रा में वाटर वेपर के रूप में शरीर से एग्जॉस्ट हो जाता है। Now, what are the basic importance of this sports or exercise biochemistry? Now, the basic importance of exercise biochemistry, ये कभी-कभी पूछते हैं हम लोग, what are the importance of the sports or exercise biochemistry? Now, regular monitoring of biochemical assessments give an idea about the health status. इंडिविजुअल का हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलता है हमें, हर एक इंडिविजुअल के। जैसे आप देखे होंगे इवन क्लिनिकली भी हम लोग क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री करते हैं। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के जरिए हमें पता चलता है उसका शरीर में डिफरेंट, जैसे ब्लड ग्लूकोज मापते हैं ना, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, लिवर फंक्शन टेस्ट का भी जो है, किडनी फंक्शन टेस्ट, जो सब्सटेंसेस नापते हैं हम लोग रेगुलरली बायोकेमिस्ट्री में, जो डॉक्टर ने चेक करने के लिए देता है ना, पैथोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए देते हैं, तो वो भी एक पार्ट है। तो उससे जरिए हमें हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चलता है। बिल्कुल इसी तरह हम लोग प्लेयर्स का भी हेल्थ स्टेटस चेक करते हैं और ये बायोकेमिस्ट्री सेम टेस्ट, तो उससे जरिए हमें प्लेयर का भी स्टेटस पता चलता है। देयर आर सर्टेन अदर न्यूट्रिशनल स्टेटस प्लेयर का। सपोज किसी का आयरन प्रोफाइलिंग किया, सीरम फेरिटिन, सीरम आयरन प्रोफाइल जो है, सीरम फेरिटिन या एपोफेरिटिन, और आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या सीरम आयरन या हीमोग्लोबिन, ये सब में अगर किसी को न्यूट्रिशनल कुछ डेफिसिट है, जैसे बहुत कॉमनली प्लेयर में होता है जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो उसके कारण से क्या होता है, उसका खून में हीमोग्लोबिन जो है उसका मात्रा भी कभी-कभी कम होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कभी-कभी वो विजिबली अगर एनीमिया में नहीं दिखाई देगा, फिर भी शरीर के अंदर जो आयरन स्टोरिंग जो एंजाइम्स है उसमें काफी फर्क पड़ेगा आयरन का। विजिबली आयरन डेफिशिएंसी कई गुना ज्यादा हो जाएगा तभी जाके एनीमिया में हमें देखने के लिए मिलेगा। बट इससे कई गुना पहले जो बॉडी का जो आयरन स्टोर्स है, वहां से वो आयरन निकलना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल उसका जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक जो इफेक्ट है एक अनोखा या एलीट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, उसको अगर आयरन डेफिसिट हो रहा है तो काफी फर्क होता है उसका बॉडीली परफॉर्मेंस में। तो ऐसे जैसे कुछ पैरामीटर है वो हमें डायरेक्टली न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में इंडिकेट करते हैं। जैसे सीरम प्रोटीन, किसी को सीरम प्रोटीन अगर कम होगा तो उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस भी। कभी-कभी ऐसे भी दिखा गया है जैसे काउसियस कर्व्स, मैरस्मस बोल के, जो बच्चों में जो ज्यादातर होता है यंग एज में, टोटल कैलोरी डेफिसिट या प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन में, उसमें देखते तो कुछ केस में आपको सीरम प्रोटीन्स, खून में जो प्रोटीन्स है उसमें भी फर्क होता है, उसमें कम होना शुरू होता है। देन ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी एंड द एंड्योरेंस, कुछ
जो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी या एंड्योरेंस कैपेसिटी नापने के लिए भी हम बायोकेमिस्ट्री का सहायता ले सकते हैं। देयर आर मेनी ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, वो नाप सकते हैं, उसको मेजर कर सकते हैं। So, and also it will tell us about the bone and muscle health. Bone health, bone जो एक स्पोर्ट्समैन के लिए बोन डेंसिटी एक अनोखा होता है। तो सीरम में ब्लड में जो कैल्शियम है या विटामिन एक्टिव विटामिन डी या विटामिन D3 125 कोलिकैल्सिफेरॉल नामक जो सब्सटेंसेस है खून में, उसको भी नाप सकते हैं हम लोग, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन नापते हैं। मेनली जो विटामिन डी है, आपने भी सुना होगा, विटामिन डी हमें, दिस इज द एकमात्र विटामिन है जो हम शरीर के अंदर सिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। अगर ऐसे भगवान ने या नेचर ने ऐसे अगर कैपेसिटी दिया होता सर हर एक सब्सटेंस के लिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट भी शरीर में खुद बना सकते थे या प्रोटीन भी बना सकते थे, तब तो कोई परवाह नहीं था, किसी को खाना खाने का जरूरत ही नहीं था, है ना। बट ये कैपेसिटी हमें प्राप्त नहीं किया गया है, इसीलिए हम लोग कंप्लीटली डिपेंड करते हैं वेजिटेबल्स से, जो डायरेक्टली सनलाइट से क्या करते हैं, सनलाइट से क्लोरोफिल के सहायता में वो ग्लूकोज बना सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ऐसे रिएक्शन करके एक अनोखा चीज जो ग्लूकोज है उसको बना सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये हमेशा हरी पत्ती जो ग्रीन जो प्लैनेट्स है, दे ओनली हैज गॉट द कैपेसिटी। फिर प्लैनेट्स क्या करते हैं, इसको जो कार्बोहाइड्रेट है इसको स्टोर कर सकता है, जैसे चावल के अंदर रखते हैं या पोटैटो के अंदर रखते हैं, कोई भी लीव्स के अंदर रखते हैं। तो हम अगर उसको डायरेक्टली इनटेक करेंगे खाने के जरिए, तो हमें ऊर्जा, वो जो ताकत है जो सन से फ्लो होके आ रहा है, वही ताकत जो प्लांट में स्टोर है वो हमें आता है। ये डायरेक्टली आ सकता है या इनडायरेक्टली, जैसे मान लीजिए इफ यू आर टेकिंग सम नॉन वेज, तो क्या होता है वो नॉन वेज जो जो है, चिकन है, मटन है, जो भी है, वो खाना खा रहे हैं, फिर वो अपने मसल में उसको स्टोर करके रखते हैं और फिर दोबारा उसको खा के भी हम सेकेंडरीली उससे प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द एंटायर वर्ल्ड में, एंटायर ग्लोब में ऐसे एनर्जी फ्लो होते रहते हैं। सो ऑल्सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग लोड या रिकवरी स्टेटस भी देख सकते हैं। ट्रेनिंग लोड या रिकवरी स्टेटस ऑफ एन एथलेट्स, ये मैं जो पहले ही बताया, एक एथलेट्स को आप कितना ट्रेनिंग लोड दे रहे हो, तो वो भी हम पता कर सकते हैं डायरेक्टली बायोमार्कर से। और उसका रिकवरी स्टेटस, वो एथलेट अगर ट्रेनिंग लोड देने के बाद कंप्लीटली रिकवरी हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी लैक्टेट के जरिए हम मेजर कर सकते हैं। Now coming the cell, each cell of the body needs energy. So वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है, जो मैं बोल रहा था अभी। These cells don't get energy directly from the food. It must undergo through various biochemical process. जो हम खाना खा रहे हैं उससे डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलता है, उसको पहले तोड़ मटोड़ किया जाता है। जो खाना जैसे कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में ऐसे बहुत सारा यूनिट्स है जिसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। अगर ऐसे देखेंगे जो खाने का जो जैसे पौष्टिक जो तत्व है, जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होके ऐसे यूनिट, सिंगल यूनिट में ब्रेक डाउन होता है। सिंगल यूनिट मींस कार्बोहाइड्रेट इज कंसिस्ट ऑफ मेनी ऑफ द सैकेराइड्स, इसको बोलता है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, तो पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन करते करते जब तक वो मोनोसैकेराइड मींस सिंगल शुगर नहीं बनेगा, तब तक हमारे शरीर उसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जीआई ट्रैक्ट है, उसमें क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली तोड़ मटोड़ किया जाता है। जो खाना खाते हैं हम लोग, जैसे चावल हो गया, फिर आपको चपाती हो गया, या सब्जी हो गया, या पोटैटो हो गया, ये सब के अंदर भरपूर आपको ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शरीर में खाना खाने के बाद इसको ब्रेक डाउन किया जाता है और इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जब तक ये सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट ना हुआ होगा,
तब तक आपका शरीर इसको एब्जॉर्ब कर पाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे जो खाने का और एक जो उपादान है वो है फैट्स। फैट्स कहाँ है? फैट्स ज्यादा मात्रा में हमारे कौन सा टाइप ऑफ डाइट में रहता है? जैसे हो गया आपका घी हो गया, हाँ, फिर मक्खन हो गया, बटर हो गया, ये सब के अंदर फैट्स है। ये जो फैट है, फैट भी बिल्कुल इसी तरह डाइजेस्ट होके मीन्स ब्रेक डाउन होके जो खाना हम खा रहे हैं फैट, तो वो भी जीआई ट्रैक्ट में जा रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है। पहले है ओरल कैविटी, फिर है इसोफेगस, फिर स्टोमक, फिर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ड्यूोडेनम है, जेजुनम है, इलियम है, फिर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लंबा कैनल, एलिमेंटरी कैनल है, इसका मेन काम क्या है? जो हम खाना खा रहे हैं इसको पूरा तरह से इसको पकाना, पूरा तरह से इसको ब्रेक डाउन करना, और ब्रेक डाउन करके वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, जो कि हमारे शरीर इससे ऊर्जा ले सके, शरीर उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सके, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये डायरेक्टली खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाता है और पूरे शरीर में जाके स्टोर होता है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है आपका लीवर में जाके स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में, या मसल में जाके स्टोर होता है मसल ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन कब काम आएगा? जब हम लोग वर्कआउट करते, तब वो जो मसल ग्लाइकोजन है वहां से वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होके आपको ऊर्जा देगा। तो एक प्लेयर अगर कुछ एग्जॉस्टिव वर्कआउट कर रहा है, उसका जो मसल में जो ग्लाइकोजन है वहां से उसको ताकत मिलेगा उस वक्त खेल कूद करने के दौरान। फैट्स क्या होता है? फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल नामक दो सब्सटेंस में बांट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे जो लैक्टियल्स है उससे जरिए, लैक्टियल्स जो है इंटेस्टाइन में, उससे जरिए एब्जॉर्ब होता है, और वो लैक्टियल्स के जरिए सिस्टर्न चाइली होके चाइलोमाइक्रोन के जरिए कैरी होके आता है, और बिल्कुल ये लैक्टियल्स के जरिए आके ड्रेन होता है। So it is not going through the liver, but carbohydrate always goes through the liver. Liver is the checkpoint. Then proteins. Proteins क्या है? Proteins खाने का और एक उपादान है। Protein is made up of, हमारे जो शरीर है इसका ज्यादा मात्रा प्रोटीन्स है। हाँ, जैसे आप देखेंगे मसल बोलो, कोई भी मास बोलो, तो दिस इज नथिंग बट द मेजॉरिटी ऑफ इट is consist of proteins. So proteins are consist of एक further amino acids. प्रोटीन जो है वो सिंगल यूनिट ऐसे, जैसे मोती का अगर माला देखेंगे, तो ऐसे ऐसे एक एक मोती जैसे एक गांठ के जैसे माला बनता है, बिल्कुल प्रोटीन भी ऐसे बहुत सारा अमीनो एसिड एक एक के बाद एक जोड़ के ऐसे प्रोटीन बनता है। सो डाइजेशन के जरिए क्या होता है? ये जो अमीनो एसिड्स है ये भी ब्रेक डाउन हो जाता है सिंगल फॉर्म में, और वो सिंगल फॉर्म में अमीनो एसिड एब्जॉर्ब होता है, फिर आपका शरीर में आता है। आप अगर खाने में कुछ प्रोटीन्स लोगे, जैसे प्रोटीन्स डाइट क्या है आपका? चिकन, मटन हो गया, अंडे हो गए, दूध में भी प्रोटीन है ना? तो ये सब में जो प्रोटीन है, दाल में है, राजमा में है, तो देयर आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन, सेकंड क्लास प्रोटीन्स। तो यहाँ से जो प्रोटीन हमें मिलता है, तो प्रोटीन शरीर में जाके डाइजेशन होने के बाद वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। बट वो अमीनो एसिड ऐसे नहीं है कि आप दाल खा लिया वही दाल जाके आपका मांस में जम गया, ऐसे नहीं है। तो दाल खा रहे, राजमा खा रहे, कोई भी प्रोटीन सब्सटेंस आप ले रहे, तो उसको पहले ब्रेक डाउन होता है। वो ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है? आपका शरीर में अमीनो एसिड के रूप में वो एब्जॉर्ब होके जाता है खून के जरिए, फिर जाके वो सेल के अंदर वो ट्रांसलेशन इसके जरिए वो फिर नया प्रोटीन आपका शरीर में बनेगा, जो आपका आपका प्रोटीन है, जो वो आपका शरीर का प्रोटीन है। ऐसे नहीं है कोई भी प्रोटीन आपका फॉरेन प्रोटीन शरीर के अंदर चला गया तो उसके अगेंस्ट में आपका एंटीबॉडी डेवलप होगा। जैसे जैसे आपका वायरस पार्टिकल हो गया, बैक्टीरिया पार्टिकल हो गया, ये सब भी तो प्रोटीन है। ये जब शरीर के अंदर जा रहे हैं, खून में मिल रहा है, तब इसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है शरीर? एंटीबॉडी बना रहा है और उसको फॉरेन प्रोटीन के रूप में ट्रीट कर रहा है। तो जो भी प्रोटीन है वो कभी डायरेक्टली आपका खून में मिलता नहीं है, नॉर्मली अब्जॉर्ब नहीं, अब्जॉर्प्शन होने के बाद ही वो आगे खून में मिलेगा। तो एब्जॉर्प्शन होना मतलब वो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाता है और अमीनो एसिड के रूप में ही वो एब्जॉर्ब होगा। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली वो प्रोटीन एब्जॉर्ब हो जाए। दिस
So this, I'm not going to this slide, I'll skip. So this is how the sunlight से हमें जो ऊर्जा मिलता है, क्लोरोफिल है पेड़ पौधे में, they only can combine this oxygen with carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस हम छोड़ते हैं, है ना, आपको पता है हम सभी ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना, हर एक सांस में। अभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहा है ना, कोरोना कोरोना स्थिति में, कोविड-19 में जिसको ऑक्सीजन कम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सीवियर न्यूमोनिया हो रहा है, उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स दे रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन हम दे रहे हैं और इसके बदले में हमारे शरीर क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ रहे हैं गैस, और जो इंडस्ट्री है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं काला धुआं के रूप में। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये तो हम लोग यूज ही नहीं कर पाते, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में ज्यादा हो जाएगा तो हम ऑक्सीजन का मात्रा बिल्कुल कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें दिक्कत होगा सांस लेने में, सभी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू होगा। बट पेड़ पौधे होने के कारण क्या करते हैं, ये डायरेक्टली वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी के साथ विक्रिया करवाते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं। दिस इज द मैजिक ऑफ द नेचर। ये क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बिल्कुल यूजलेस है एनवायरमेंट के लिए, उसको कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज। तो आप लोग खाए है ना, जैसे ग्लूकोन डी खाए है ना, तो बिल्कुल जो मीठा वाला है, डी ग्लूकोज जिसको बोलते हैं। तो ग्लूकोज का भी ऐसे दो प्रकार का होता है, एक डी ग्लूकोज, डेक्स्ट्रा रोटरी ग्लूकोज, एल ग्लूकोज। तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा डी ग्लूकोज के हमारे सिस्टम में काम होता है शरीर में, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ग्लूकोन डी। ग्लूकोन डी बोलते हैं ना जो मार्केट में। Yes. आप लोग जब धूप से आते हैं या एक्सरसाइज लेते हैं ना, ग्लूकोन डी, डी का मतलब क्या है, डेक्स्ट्रा रोटरी। उसको अगर पोलराइज्ड ऐसे लाइट डालेंगे उस सॉल्यूशन में, तो उसका डेक्स्ट्रा रोटरी वो कैसे, वो पोलराइज लाइट में मूवमेंट कैसे हो रहा है उसके बेसिस में। वो ग्लूकोज भी दो प्रकार का होता है, एक है डी ग्लूकोज, एक है एल ग्लूकोज। हमारे शरीर में हमेशा डी ग्लूकोज ही काम आता है, एल ग्लूकोज हमारे शरीर ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। तो ये जो ग्लूकोज बन रहा है, आप समझ सकते हैं, ये जो ग्लूकोज है ये बना रहे एक पेड़ पौधे, ये कैसे बना रहे, बिल्कुल जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, उसके साथ विक्रिया करके C6H12O6 नामक जो संकेत है वो ग्लूकोज बन रहा है। और दैट ओनली प्लांट्स दे हैव गॉट द कैपेसिटी। और प्लांट क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं अपने साथ। क्या स्टोर करते हैं, वो स्टार्च के रूप में। प्लांट में जो, जैसे हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर रहे थे, प्लांट उसको स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। स्टार्च, तो पोटैटो बोलो, राइस बोलो, वो सब स्टार्च होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स, they are consist of carbon, hydrogen and oxygen. They are having this type of ratio, carbon, hydrogen and oxygen. जैसे C6H12O6 है ना, 6 12 6, तो 1 2 और 1 ऐसे रेशियो में जनरली होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और ये देखेंगे तो दिस आर द सिंगल यूनिट। जैसे ये है सिंगल यूनिट, और ये ऐसे जुड़ा है और एक यूनिट के साथ, ये ऐसे जुड़ा है और एक यूनिट के साथ, ऐसे ऐसे होके एक पॉलीसैकेराइड होता है। सिंगल जो है इसको बोलते हैं सैकेराइड, मोनोसैकेराइड। कभी आप पूछते आप क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताओ। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताना है तो आपको बोलना पड़ेगा मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब सिंगल यूनिट, मोनो मतलब एक। उसका एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द, ग्लूकोज आपको सिंगल यूनिट है। तो ग्लूकोज हम लोग डायरेक्टली स्वाद पाते हैं ना, ग्लूकोज का मीठा लगता है ना, ग्लूकोन डी अगर लेंगे तो मीठा स्वाद लगेगा, है ना। तो ग्लूकोन डी इज द मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज इज द मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड मतलब दो शुगर अगर इकट्ठा अटैच्ड है, जैसे मोल्टोज हो गया, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, गैलेक्टोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज, दो यूनिट ग्लूकोज अगर जोड़ के रहेगा तो उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। ग्लूकोज और ऐसे ऐसे बहुत सारा डाइसैकेराइड्स है। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, इन नेक्स्ट क्लास आई विल टीच। देन आ गया आपका पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या है, जिसमें बहुत सारा ऐसे मोनोसैकेराइड जोड़ जोड़ के ऐसे पॉलीसैकेराइड चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड भी दो प्रकार का होता है, एक है प्लांट में जो रहता है, इसको बोलते हैं स्टार्च,
और ह्यूमन बॉडी में जो रहता है, कोई भी मास के अंदर जो रहता है, लीवर में जो रहता है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होता है, नॉट गोइंग इनटू डिटेल, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। जैसे मैं बोल रहा था आपका मोनोसैकेराइड्स, ये सभी मोनोसैकेराइड्स है। हेक्सोज, हेक्सोज मतलब 6 शुगर, ट्रायोज मतलब 3 शुगर, 3 शुगर है, 3 कार्बन है, 1 2 3। पेंटोज मतलब 5 कार्बन, हेक्सोज मतलब 6 कार्बन। So glucose is one of the hexose, C6H12O6। ऐसे विभिन्न प्रकार का शुगर होता है, बहुत डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं। तो मोनोसैकेराइड दो मिलके ऐसे आपको डाइसैकेराइड होता है। जैसे देखो ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके माल्टोज, तो एक ग्लूकोज और एक ग्लूकोज के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, तो ये जो डाइसैकेराइड होता है इसको बोलते हैं माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज जो गन्ने में जो होता है, इसमें सुक्रोज होता है, जो आंख उसमें जो होता है वो सुक्रोज होता है। सुक्रोज इज कॉन्सिस्ट ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, सुक्रोज भी मीठा लगता है। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड्स, बहुत मोनोसैकेराइड अगर जुड़ जाएगा उसको पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। जैसे ग्लाइकोजन, ये देखो ऐसे बहुत सारा ग्लूकोज जोड़ जोड़ के ऐसे कॉम्प्लेक्स ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। एक ग्लाइकोजन कहाँ पे होता है? आपका मासल के अंदर होता है, आपका लीवर में होता है। और मासल और लीवर का ग्लाइकोजन जो स्टोर होके रहता है आपका फ्यूचर के लिए, वो अलग अलग काम होता है। जब हम लोग खाना नहीं खा रहे तब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, खून में जो ग्लूकोज का मात्रा है उसको मेंटेन काफी जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग वो खून से ही वो ग्लूकोज सप्लाई होता है पूरा पूरा शरीर में, ब्रेन में, आपका मसल में, हर एक हिस्से में वही ग्लूकोज से वो काम चलाते हैं। तो अब जब खाना नहीं खा रहे, मतलब आपने लंच किया, अभी तो क्लास सुन रहे, फिर इवनिंग में स्नैक्स करेंगे या तो ये जो खाने के बीच जो गैप है, तब आपका खून में जो ग्लूकोज का मात्रा है वो तो फॉल डाउन कर जाएगा, गिर जाएगा। तो कौन उसको मेंटेन करता है? आपका लीवर के अंदर, लीवर के अंदर जो ग्लूकोज स्टोर होके रहता है ग्लाइकोजन के रूप में, वहीं से जाके वो ग्लूकोज मेंटेन करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मली कांस्टेंट मेंटेन करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर सडनली फॉल हो जाएगा तो आपको बहुत थकावट महसूस होगा, यू कैनॉट स्टैंड, आप फॉल डाउन कर जाओगे। आपने देखा होगा, आपका अगर कोई दादाजी या दादी जी है, किसी को डायबिटीज है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, तो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में ले लेंगे, तो इंसुलिन क्या करते हैं, वो ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं। तो इंसुलिन ज्यादा मात्रा में ले लेंगे तो सडनली क्या होगा, इंसुलिन ज्यादा मात्रा लेने के कारण अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल सडनली फॉल डाउन कर जाएगा तो उनको चक्कर आ जाएगा, अनकॉन्शियसनेस हो जाएगा। तो दीज आर द इश्यूज। तो तुरंत उनको ग्लूकोज वाटर दिया जाता है, सो दैट उनको ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर नॉर्मल हो जाए, फिर वो तुरंत रिकवर कर जाते हैं। सो दीज आर अबाउट द ग्लूकोज पॉलीसैकेराइड्स। कमिंग टू द अनदर थिंग इज कॉल्ड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या है? हमारे शरीर के अंदर कई सारे प्रोटीन्स है, बट देयर आर ओनली फ्यू अमीनो एसिड्स, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जरिए बहुत सारा प्रोटीन्स बना सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं आपका मसल में जो है कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, आपने देखा होगा ना मसल कॉन्ट्रैक्शन, फिजियोलॉजी में हम लोग पढ़ा, जो एक्टिन था, मायोसिन था, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये सभी प्रोटीन है, ये सभी प्रोटीन है। तो मसल में प्रोटीन है, आपका हर एक सेल में प्रोटीन्स है। तो मसल प्रोटीन मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो ये जो प्रोटीन है, दिस प्रोटीन इज मेड अप ऑफ मेनी अमीनो एसिड्स, बहुत सारा अमीनो एसिड्स एक सीक्वेंशियली होता है। जैसे अमीनो एसिड का जो नाम मैं बोलता हूँ, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, ऐसे ऐसे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस भी सबके लिए सेम है। जैसे एक्टिन है, आपके शरीर में जो एक्टिन है, मेरे शरीर में, पूरा विश्व में जो भी एक्टिन है, सबके शरीर में जो एक्टिन है उसका सीक्वेंस सेम है। जैसे ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, ये जो 1 नंबर में ग्लाइसिन, 2 नंबर में ट्रिप्टोफैन, ऐसे ऐसे जो सीक्वेंस है, जो भी सीक्वेंस है
हर एक प्रोटीन का जो सीक्वेंस है, ए सीक्वेंस सेम है, ए सीक्वेंस में भी कुछ ऑल्टर हो जाएगा तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो फंक्शन बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, फंक्शन नहीं कर पाएगा। जैसे ऐसे एक है जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन इज नथिंग बट द कलर फॉर्मिंग सब्सटेंस ऑफ द ब्लड, जो आपको ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, हर एक सेल तक पहुंचाता है ना। खून में जो होता है, खून में आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। वो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है ना। ये जो हीमोग्लोबिन है, इसमें अगर ऐसे प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर में ऐसे ऑल्टरेशन हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है वो फंक्शन बिल्कुल बिगड़ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। कभी कभी उसको सिकल सेल ऐसे स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हाँ, बहुत सारा दिक्कतें आता है। इसको बोलते हैं हम लोग हीमोग्लोबिनोपैथीज। हीमोग्लोबिनोपैथीज, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिनोपैथीज। जैसे हम लोग इंसुलिन इंसुलिन का जो इंजेक्शन देते हैं, किसी को अगर ब्लड शुगर है तो उसको इंसुलिन दिया जाता है, तो इंसुलिन इज आल्सो वन ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन्स आर द हार्मोन्स। प्रोटीन्स, ये जो स्नेक वेनम है ये भी एक तरह से एक तरह का प्रोटीन है। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। जो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहा है हमेशा, जो केमिकल रिएक्शंस होने के लिए जो जो रिएक्शन को रैपिडली करवाते हैं या स्लो डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एंजाइम्स। एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स, ऑल द एंजाइम्स आर आल्सो प्रोटीन। there are certain proteins which are storage proteins, certain proteins which are structural proteins which will give the support। जैसे एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आपके शरीर में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स? आपका एंजाइम्स आर आल्सो ए प्रोटीन। देन द स्ट्रक्चरल प्रोटीन, आपका शरीर में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो सपोर्ट करता है, जैसे हेयर में केराटिन होता है ना। फिर कोलाजन फाइबर होता है। दीज ऑल आर द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। देन स्टोरेज प्रोटीन, कुछ कुछ प्रोटीन आपका शरीर में स्टोर करके रखता है, जैसे देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोरेज प्रोटीन, जैसे केजीन, मिल्क में होता है केजीन, दूध में जैसे केजीन नामक प्रोटीन होता है केजीन। तो हम अगर दूध पिए तो वहां से हमें केजीन नामक प्रोटीन मिलेगा, जो मिल्क के जरिए, जो एक स्टोरेज प्रोटीन है। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में भी हीमोग्लोबिन भी एक स्टोरेज प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं कुछ सब्सटेंस को, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, फिर एल्बुमिन हो गया, खून में जो एल्बुमिन होता है वो भी कुछ कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सीरम प्रोटीन, ये सभी अदर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। देन हार्मोनल, सम हार्मोन्स आर आल्सो प्रोटीन इन नेचर। जैसे अभी मैं बताया इंसुलिन, इंसुलिन इज आल्सो इज वन ऑफ द प्रोटीन हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। देन रिसेप्टर्स आर आल्सो प्रोटीन। सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स है, मींस इंसुलिन जाके जहाँ पे बाइंड करेगा, ऐसे जो हार्मोन्स है वो जहाँ पे बाइंड करेगा, वो सब भी प्रोटीन्स इन नेचर है। देन देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मसल में आपने देखा है एक्टिन है, एसिन है, ये सब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्पफुल है। सो दीज आर आल्सो प्रोटीन्स। सम प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन द डिफेंस मैकेनिज्म। मैंने जैसे बताया आपको, जैसे कोरोना का वैक्सीन लगा रहे है ना, कोरोना का वैक्सीन लगा रहा है या किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है ना, इम्यूनोग्लोबुलिन डेवलप हो रहा है। वैक्सीन के वजह से क्या होगा, हम लोग मिमिक करते हैं सिमिलर काइंड ऑफ डेड वायरस को अंदर डालने के लिए, सो दैट उस वायरस को जो इन्वेलप है उसके अगेंस्ट में आपका एंटीबॉडी शरीर बना ले। फिर जब सही में वो वायरस आपका शरीर के अंदर आएगा तो एंटीबॉडी उससे जूझ सके, उससे फाइट बैक कर सके। तो दिस इज द बेसिक फंडा ऑफ द वैक्सीनेशन। तो आपका जो जो वैक्सीनेशन के जरिए जो भी आपका डिफेंस, शरीर जो डिफेंस बनाता है, शरीर जो एंटीबॉडी बनाता है एक वायरस के अगेंस्ट में या बैक्टीरिया के अगेंस्ट में, वो जो एंटीबॉडी बनाता है, दीज एंटीबॉडीज आर आल्सो प्रोटीन। वो एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही नेचर। तो आपको पता है प्रोटीन का कितना सारा फंक्शन है ना। तो ऐसे, और हमारे शरीर में जो जो प्रोटीन्स बनाते हैं, वो जैसे कुछ कुछ प्रोटीन्स है वो खून के संस्पर्श में नहीं आता है। ऐसे देयर आर मेनी प्रोटीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल स्पार्म में भी प्रोटीन है। जो स्पार्म्स को अगर खून के साथ मिलाया जाएगा किसी को,
तो उसके अगेंस्ट में भी एंटीबॉडी डेवलप हो जाएगा। और दोबारा कभी स्पाम के कांटेक्ट आएगा ब्लड वेसल्स में खून के संपर्क में आएगा, तो वो सीरियस इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन करेगा। So this is how there are different types of so you can see alanine, isoleucine, valine, ऐसे कुछ नाम याद रख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, not going into detail. Then coming to the structure of proteins. Proteins कैसे दिखता है? Proteins of the primary structure, जैसे देखो एक अमीनो एसिड जिस नंबर में है ग्लाइसिन, फिर प्रोटीन, फिर टाइरोसिन, ऐसे सीक्वेंस में अगर होगा, सीक्वेंस में ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी मतलब सिंपल स्ट्रक्चर, एक के बाद एक ऐसे मोती माला है, बिल्कुल उसी तरह है। इसका साउंड हो रहा है, म्यूट रखो बेटा। तो इसको बोलते हैं हम so this is the primary structure प्रोटीन का। कभी कभी पूछते हैं प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। ऐसे पैरेलली होता है, पैरेलल सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दोनों के बीच में ये जो अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये दोनों के बीच में ऐसे हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और इट कुड बी अल्फा हेलिकल, ऐसे हेलिक्स की तरह होता है। These are the secondary structure. Then you are having the tertiary structure. Tertiary मतलब वो तोड़ मात्र के ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ है, ऐसे देखो, दिस इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो ऐसे आके फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, दिस आर द टर्शियरी स्ट्रक्चर। देन द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी मतलब फर्दर कंडेंस हुआ, फर्दर कॉम्प्लेक्स हुआ। देखो जैसे हीमोग्लोबिन में भी ऐसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, अल्फा चेन बीटा चेन्स होता है, इसके सेंटर में रहता है हीम इज कंसिस्ट ऑफ आयरन एंड टेट्रापाइरल, so these are the quaternary structure. So I'll wrap up today's class. We have discussed what are different types of different branches of biochemistry, sports biochemistry, sports exercise biochemistry में हम लोग क्या क्या करते हैं बेसिकली, और बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसका मतलब क्या है, सेलुलर बेसिस ऑफ क्या है, आपका लिविंग जो क्रिएचर है हम लोग, उसका बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्या है। फिर हम लोग डिस्कस किया है व्हाट आर द डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स, व्हाट आर द डिफरेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स, एंड वो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या क्या लेके गठित है, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या है। फिर हमने देखा उसका यूनिट क्या है, देन क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स देखा, देन हम ऐसे बताया क्या लिपिड इज आल्सो कंसिस्ट ऑफ आपका क्या क्या है, लिपिड क्या क्या लेके गठित है। जैसे प्रोटीन हमने देखा है अमीनो एसिड लेके बनता है, अमीनो एसिड लेके बनता है, ऐसे लिपिड क्या क्या लेके बनता है, लिपिड ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल आल्सो, ट्राइग्लिसराइड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, या ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, बिल्कुल वो लेके बनता है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स, किसी को कुछ डाउट है? सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है मेरा, जो कि वैसे मुझे एग्जैक्टली आंसर नहीं पता। जो आपका ये DL&L स्ट्रक्चर होता है ना, सो जनरली कोई भी कंपोनेंट का हमने देखा है कि जो डी फॉर्म है तो वो ज्यादा लाइक एब्जॉर्बिंग होता है या ज्यादा यूजफुल होता है फॉर ह्यूमन। तो ऐसा कुछ मैंने एग्जैक्टली ऐसा कुछ कोई कंपोनेंट है कि जिसका एल स्ट्रक्चर इज लाइक मोर इम्पोर्टेंट देन द जी स्ट्रक्चर, मैंने इज इट लाइक पॉसिबल, या फिर हमारे जो ह्यूमन के हिसाब से वो डी स्ट्रक्चर ही सिर्फ पॉसिबल होता है हमारे लिए? नहीं, एल स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, एल इज आल्सो पॉसिबल इन द प्लांट्स
And recently ICMR has discovered one L component, L glucose के साथ जोड़ के component discover किया है. They are predicting that this structure could be very much beneficial to fight back against the corona, because the COVID-19 they cannot uptake this glucose. They cannot utilize that L glucose for their energy purposes. So this L glucose can be targeted to against that COVID-19. So एक अनोखा चीज जो ICMR, but it is in the research level. But L glucose is mainly involved in case of some bacteria as well as plants. But L glucose is the major. ओके सर यही एक्चुअली मुझे हमेशा में पढ़ते आया है. हर जगह पे हम लोग कोई केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ते तो हमेशा वो डी ग्लूक मैंने डी का ही स्ट्रक्चर आता है. सो दैट वाज आई गॉट दिस क्वेश्चन सर. थैंक यू सर. Thank you. Anybody is having any doubt? Any students are having any doubt? समझ में आ रहा है सभी को? जी सर. एग्जाम लेंगे स्ट्रिक्टली, तब तक कोरोना नहीं रहेगा. अभी समझ में नहीं आ रहा है तो अभी पूछ सकते हो, बाद में ब्लैंक फेस ना हो. एग्जाम में कुछ आंसर नहीं है. बहुत कॉमनली हम लोग पूछते हैं व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स ऑफ एक्सरसाइज बायोकेमिस्ट्री या स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, उसका क्या क्या रोल है. फिर हम लोग पूछते हैं व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या क्या है, उसके ऊपर भी पूछते हैं. कोई डाउट नहीं किसी को? तो मैं पूछूं एक एक करके? हाँ जी सर. सभी वीडियो ओपन करो. एवरीबॉडी मस्ट ओपन योर वीडियो. Total 230 students are there. सभी वीडियो ओपन करो. All of you open your video. All the students. के बारे में दोबारा बताने का. क्लास नोट्स ले रहे हो आप लोग? आर यू एबल टू टेक द क्लास नोट्स? नो सर. नो सर. क्यों? तो कैसे पढ़ोगे? सर पीपीटी नहीं भेजे सर. सर ये पीपीटी भेजोगे तब बनाएंगे सर. भेजेंगे सर. सर ये पीपीटी जो आपने अभी पढ़ाई वो भेज देना. वो तो भेज देंगे, उससे हो जाएगा. इससे नोट्स बनाएंगे ना सर. अच्छा, ये पीपीटी एडवांस में मिल जाए तो जी नोट्स भी बना लें, बाद में मिले है. पढ़ाई करो अभी से देवेंद्र, अभी से देखो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा. ये भेजो सर. करोगे ना फिर नया लगेगा पूरा सब्जेक्ट. नहीं सर, इसकी प्रिंट आउट निकाल ले, साथ साथ आप बोल रहे हो, साथ साथ इसमें मेंशन भी कर लेंगे ना अगर ये पीडीएफ मिल जाएगी तो. ओके ठीक है. ऑल द बेस्ट. तब किसी को कुछ डाउट नहीं है तो जब लिखेंगे जब आएंगे सर डाउट नोट्स बनाएंगे. सर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना.
प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होता है, एक के बाद एक अमीनो एसिड जोड़ जोड़ के जो सिंपल चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसी को बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, मीन्स जहां जहां पे आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर सल्फर बॉन्डिंग हो जाएगा, फिर वो उसका क्या होता है, वो बीटा प्लीटेड या अल्फा हेलिक्स ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है, स्पाइरल टाइप या पैरेलली ऐसे सीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे अगर वो स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बहुत अगर फिर ट्विस्ट हो जाएगा, उसके साथ कुछ सल्फर बॉन्ड ऐड हो गया या फॉस्फेट ऐड हो गया, तो उसको बोलते हैं फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी में आपका कंप्लीटली उसके साथ कुछ आयरन जुड़ गया या कुछ उसका जो फर्दर फोल्डिंग हो गया, तो इसको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर में अगर चेंज हो जाएगा तो उसको फंक्शनलिटी लॉस हो जाता है। आपका सेल में, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर्स है या जो हार्मोन्स बाइंड करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, जो उसका जो सिग्नलिंग प्रोसेस है, हर एक प्रोटीन का ही जो सिग्नलिंग प्रोसेस चल रहा है सेल के अंदर, हर एक प्रोटीन का एक अनोखा स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर अगर ऑल्टर हो जाएगा तो उसका फंक्शन कंप्लीटली लॉस हो जाता है, उसका फंक्शन बिल्कुल एकदम खराब हो जाता है। मीन्स एक जैसे मैंने बताया था, जैसे सिकल सेल एनीमिया, हीमोग्लोबिन का एक जो स्ट्रक्चर है, इस सिकल टाइप हो जाता है, मीन्स हीमोग्लोबिन सिकल टाइप हो जाता है, आरबीसी विल अपीयर लाइक सिकल शेप्ड, तो बिकॉज ऑफ द एक ही चेन में ऐसे वैलिन विल बी रिप्लेस्ड बाय द ग्लूटामेट इन द बीटा चेन में। अगर वैलिन विल बी रिप्लेस्ड बाय द ग्लूटामेट 6 पोजीशन में, तो उसका स्ट्रक्चर कंप्लीटली अल्टर हो जाता है, तो उसका फंक्शन भी अल्टर हो जाता है और वो हीमोग्लोबिन कामयाब नहीं होता है, मीन्स कुछ काम के लायक नहीं होता है, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी ज्यादा नहीं होता है और वो ब्लड वेसल्स में स्टक हो जाता है, ऐसे ऐसे दिक्कत होता है। ओके देन विल स्टॉप हियर। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए जहाँ भी रहिए, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस, मेंटेन ऑल द कोविड प्रोटोकॉल। थैंक यू सर। सर प्लीज पीपीटी को भेज देना सर ग्रुप में, बचे और बाकी सबको भी बचने के लिए सहायता करें, पीपीटी भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. सर